हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर हम बढ़ते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। दोस्तों, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है, मानव संबंधी पहला परमाणु किस नदी घाटी में देखने को मिला है। मानव संबंधी पहला परमाणु किस नदी घाटी में देखने को मिला है, तो ये आपका मिला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो यहाँ पे मिस्टेक है। गद्य और पद्य है, गद्य और पद्य। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य और पद्य में लिखा गया है, यानी दोनों में कौन लिखा गया है। ये आपका सही जवाब जो होगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट है, नीचे हम देख लेते हैं नोट में। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ होता है। यह वेद हमें यज्ञ के समय होने वाले विधि विधान को जानकारी देता है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ और सिर्फ पद्य में है। यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तेतराय और ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत के संविधान में बजट शब्द का कुल कितने बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक बार भी नहीं। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, हम पांचवी सवाल की ओर बढ़ते हैं और पांचवी सवाल आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था साख निर्धारण से संबंधित नहीं है। साख निर्धारण से संबंधित नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा सेबी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, व्यापारिक बैंक किस खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है। यानी बिजनेस बैंक जो है दोस्तों, वो किस खाता धारकों को, यानी किस अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट, यानी आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, फिर भी आपको वह चेक काटने की अनुमति देता है। और अब जितना चेक भर के दूसरे को काट सकते हैं और उतना आप पैसा वो निकाल लेंगे, जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा, तो वो चालू खाता यानी करेंट अकाउंट आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, साख नियंत्रण की कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में साख को मांग को अधिक प्रभावित करती है, तो ये सही जवाब जो होगा आपका हो जाएगा खुले बाजार की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखी गई है। यानी समय सीमा का आकलन जो है कितना वर्ष रखा गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा एक वर्ष, एक ईयर तक रखा गया है। अगला सवाल है, आर्थिक विकास विहीन आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था, वृद्धि या समृद्धि दोस्तों एक ही होता है, वृद्धि या समृद्धि एक ही होता है, अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। तो अब आर्थिक विकास विहीन आर्थिक वृद्धि अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, तो आपका सही जवाब जो होगा इनमें से सभी यानी ऑल आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये है, जब भविष्य में होने वाले भुगतान का वस्तुओं के रूप में भुगतान करना होता है, तो निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। इनमें से सभी होता है दोस्तों। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। वस्तुओं को चुनने की समस्या जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना चाहिए। दूसरा है वस्तुओं की गुणवत्ता की समस्या, वस्तुओं के बाजार मूल्य की समस्या जो बाजार के अन्य वस्तुओं की तुलना में बढ़ या घट सकती है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल आपके सामने ये है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स जो है दोस्तों, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स दोस्तों, इसका स्थापना कब होता है आपको बताइए, इसका स्थापना कब होता है आप ये बताइए। ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन शामिल हुआ है, तो ये आपका है दोस्तों इंडोनेशिया आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है, हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव का शुरुआत हुई है, इनका संबंध किस राज्य और किस पशु से है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु और सांड आपका सही जवाब होगा। तमिलनाडु और सांड आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, दोस्तों सही जवाब होगा आपका वी नारायण आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इससे पहले कौन थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पहले कौन थे और अब कौन है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसरो दोस्तों, इसरो का बात आया, इसरो का स्थापना कहाँ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताइए इसरो का स्थापना कब हुआ था और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, वर्ष 2025 के लिए क्या थीम है, 2025 का दोस्तों थीम क्या है, 2025 का थीम क्या है आपको ये बताना है। इस प्रश्न में आपको ये पूछा जा रहा है। 2025 आपका जो है उसका थीम ये है, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान आपका सही जवाब होगा। दोस्तों एक सवाल आप और बताइए, 2024 का थीम क्या था, 2024 का थीम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों प्रवासी का बात हुआ है तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी आप थोड़ा कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में दोस्तों 15 जनवरी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, दोस्तों ये भारत का यानी इंडिया का स्थान जो है आपका, इंडिया का स्थान 85 है, इंडिया का स्थान आपका 85 है। दोस्तों लास्ट में कौन है आप ये बताइए, और फर्स्ट में कौन है, लास्ट में कौन है और फर्स्ट में कौन है ये आप बताइए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, 16 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में गुरु गोविंद सिंह का जयंती यानी प्रकाश पर्व जो है वो किस तिथि को मनाया गया है, तो ये आपका मनाया गया है 6 जनवरी को। कब मनाया गया है, 6 जनवरी को। 6 जनवरी आपका सही जवाब होगा, 6 जनवरी आपका सही जवाब होगा, 6 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 17 नंबर आपका सवाल है, 17 नंबर सवाल है आपका, 4 जनवरी 2025 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी बताइए क्यों विश्व ब्रेल क्यों मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है, आपको ये बताना है। तो इस बार का थीम आपका है सुलभता को बढ़ावा देना, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा सुलभता को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो वो है राजस्थान आपका सही जवाब होगा, राजस्थान आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल है आपका 19 नंबर आपका सवाल है। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन आप रख सकते हैं करंट अफेयर्स के तौर में, करंट अफेयर्स की नज़र में, और
बिहार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार लगा लीजिए। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वो है दोस्तों आपका 2027 आपका सही जवाब होगा। 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि फलेरिया मुक्त अपने राज्य को बना देना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में एकता और परंपरा का उत्सव गान नगाई का आयोजन किया गया है? तो ये आपका है मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का राजधानी कहाँ है? यह बताइए मणिपुर का राजधानी कहाँ है और मणिपुर का राज्यपाल कौन है? आप ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए मणिपुर का राज्यपाल कौन है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने ये है, हाल ही में कहां पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों आपको तमिलनाडु में। कहाँ किया गया? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहा जाता है? केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधन को क्या कहा जाता है? ये सार्वजनिक वित्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, संतुलन कीमत ज्ञात करने हेतु कराई जाने वाली मांग बराबर होना चाहिए। संतुलन कीमत ज्ञात करने हेतु कराई जाने वाली मांग को बराबर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रय की जाने वाली पूर्ति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह आय जिस पर देय का भुगतान नहीं हुआ है उसे काला धन कहते हैं। हाँ, जिस पर टैक्स नहीं देते हैं उसे हम काला धन कहते हैं। काला धन के कारण मांग बढ़ने से फलस्वरूप उत्पन्न मुद्रा की स्थिति को तकनीकी मुद्रास्फीति होती है। हाँ, होती है, दोनों सही है। काला धन को संचालित आर्थिक गतिविधि को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाँ, कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अंतिम सवाल है इस सेशन का, निम्नलिखित में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स जो है ग्राम पंचायत राज के द्वारा यानी मुखिया के द्वारा लगाया जाता है? वो है आपका स्थानीय मेलों पर कर, जो दोस्तों उसके क्षेत्रों में जो मेले का आयोजन होता है उस पर वह टैक्स लगा सकता है। आजकल तो कई मुखिया ऐसा है कि उसी पर टैक्स लगा देते हैं इंसान लोग। जैसे वो टैक्स क्या उस पर लगाएंगे, जो दबदबा मुखिया है वही टैक्स लगा पाते हैं, नहीं तो फिर टैक्स वो कोई नहीं देते हैं, टैक्स लगा ही नहीं पाते हैं वो। चलिए दोस्तों, और ये रहा था आज का आपका 25 इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट